बात बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि वो इंडिया ब्लॉक की अगर बात करें तो वो उस तरह से लड़ा, उसने उस तरह से फाइट की। और राजीव जेटली जी, क्विक रिएक्शन में इस बात पर चाहूंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा डेवलपमेंट की बात आप करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट पूरे चुनाव में कहीं नजर नहीं आया। मुद्दे तो कुछ और ही और उछल रहे थे। वो कह रहे हैं कि वो ठंडे बस्ते में चला गया। साथ ही कल को लेकर उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि इवेंट बना दिया, वो कह रहे हैं कि वो जिन स्टार्स को आपने बुलाया था उनका क्या योगदान है। यही था आपका सवाल। मेसी कौन सा? मेसी भगवान राम को गाली दिया और उसको बुला के इवेंट मैनेजमेंट में। ठीक है, क्विक रिएक्शन जेटली जी, फिर आ हेमानी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से देश की जनता कल देश के प्रधानमंत्री को इस शपथ ग्रहण समारोह को देखना चाहती थी, अगर उसका अंदाजा लगाएंगे आप, तो मुझे लगता है अवगत है इस बात से कि लगभग 20-25 हज़ार लोग अभी वेटिंग में थे, जो चाहते थे कि हमें भी ये मौका मिले देखने का, और नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इतनी जगह नहीं थी। लेकिन इन्होंने जो विषय उठाया डेवलपमेंट का, मैं आप इनसे पूछिए किस मंत्री की कार्य प्रणाली से खुश नहीं है? क्या हमारे जो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं उन मंत्री की नहीं है? हमारी जो विदेश पॉलिसी बनाने वाले हमारे विदेश मंत्री, एक सेकंड सुन तो लीजिए, मैं इसी पे आ रहा हूँ, एक मिनट, बीच में नहीं, ये तरीका नहीं है। अरे मेरी बात सुने, मैं अब हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि कौन सा ऐसा मंत्री है, रेलवे मंत्री की कार्य प्रणाली से खुश नहीं है? अरे भाई, कल्पना करी थी कभी आपने ऐसी ट्रेनें हमारे देश में चलेंगी? आप तो मुझे लगता है घर से निकलते होंगे, पता भी नहीं चलता कब हाईवे बन के तैयार हो जाता है। और अपने बच्चों को भी बोलते होंगे भारतीय जनता पार्टी ने जो करके दिखाया वो पॉसिबल नहीं था। मंत्री के कंधे पर है कि पूरा माइनस नहीं, वो तो पहले इनको बताइए माइनस करते चले जाएंगे ना, नीचे जीरो नजर आएगा, किसी में कोई कमी नहीं निकाल पाएंगे, नीचे जीरो हो जाएंगे। सही था, करते जाइए माइनस। फेक वीडियो चल रहे हैं, वही बता पाए नहीं रोक पाए, फेक एजेंडे को रोक पाए नहीं रोक पाए ये मंत्रालय। तो यही कह रहा हूं, अब सुन तो लीजिए, मिल गया ना उनको, क्या कर रहे हैं? उसका असर तो आपने देखा ना, उसका असर तो आपने देखा। अरे आप असर हिमानी दुर्भाग्यपूर्ण है, राम को मानने वाली नहीं, कोई असर नहीं हिमानी, असर नहीं है। एक बार कंप्लीट करने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बार कंप्लीट करने दें। चंद्रमोहन जी और समीर जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जी मेरे को ना, मुझे हिमानी, मैं ऐसे शोर मचा के डिबेट नहीं कर सकता, और इनको मजा आता होगा बीच में ओवरलैपिंग करने में। अरे मैंने इनकी बात सुनी, मेरी बात सुनी, यही तरीका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रश्न का मतलब ये थोड़ी होता है, प्रश्न अपने आगे प्रश्न का मतलब संजय जी, लेकिन वो क्या जवाब दे रहे हैं, फिर आप नहीं सुन पाएंगे ना, ऐसे तो नहीं सुन पाएंगे। एक बार कंप्लीट अभी कहां दे रहे हैं, तो गोल गोल बातें कर रहे हैं। ईंटों रोड़े उठा के आप टीवी से बाहर कूद कर लीजिए, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। नहीं हिमानी जी, आप थोड़ा सा इनको बोलो कि अभी शांति बनाए। आपका चैनल के ऊपर आपके चैनल के ऊपर जिस तरीके से आजकल आप डिबेट कंडक्ट करते हैं, उसमें सबकी बात सुनते हैं। इनको बोलो वो पुराना हो गया ये सिस्टम जो था ना, चिल्लाने वाला और एक दूसरे के बीच में बोलने वाला, आजकल लोग सुनना चाहते हैं। टॉपिक पे आ जाओ भाई, मैं यही कह रहा था आपसे, टॉपिक पे आप कभी तक नहीं पहुंच पाए, वक्त जाया होता है संजय जी, वक्त जाया होता है बीच में। ये तरीका नहीं है। इससे आपका कोई टीआरपी नहीं बढ़ रही है, आप सुनिएंगे तो ज्यादा अच्छा सुनेंगे, लोग भी आपको पसंद करेंगे। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम तो एक विषय सुनते बीच में नहीं, क्विक रिएक्शन दे दीजिए। एक विषय को उठाते हैं हम, एक विषय को उठाते हैं। आप आप बताइए, क्या हमारी विदेश पॉलिसी वैसी होनी चाहिए? जो इलेक्ट्रिफिकेशन हमने करके दिखाया, क्या वैसा कर दे जैसा इनके राज में था, जब बिजली आती नहीं थी? क्या सड़कों को तोड़ दें? क्या जो सड़कें हमने बनाई हैं, क्या रेलवे को बदल दें? अरे कोई तो उठाइए। कृषि के ऊपर 5 साल का 5 बार का बजट इतना नहीं होता था जितना एनडीए की सरकार ने एक साल में दिया। कभी सुना है आपने? पता भी आपको कृषि बजट है कितना? बताइए। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप टीवी पे बैठे चिल्ला रहे हैं, मुझे बजट ही बता दीजिए अभी कितना, किसान सम्मान निधि में कितना पैसा गया? बताइए मुझे कृषि बजट। समीर जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और सागर श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं मेरे साथ। एक कॉमन आदमी जो किसी पार्टी से ना हो, अगर वो आपसे प्रश्न पूछे तो आपको प्रश्न पसंद नहीं आ रहे। अरे हम तो विपक्ष है, अगर हम आप पे क्वेश्चन खड़ा करें वो तो जायज है। आपके 80 करोड़ लोगों को अनाज देने के अंदर पर आदमी की इनकम कितनी आ गई पता है आपको? 53 लाख करोड़ रुपए का कर्जा से 53 लाख करोड़ रुपए चला गया। और 2000 उसी बेरोजगारी का हाल है जिसके ऊपर आप बात नहीं कर रहे। अभी तो बताइए मुझे बजट। अरे मैं तो कहता हूं
अभी कर दीजिए तो देखिए इस तरह से नहीं चल पाएगा, इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती है सर। संजय जी, इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती, साथ दूंगा, इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती संजय जी, जनता का सवाल संजय जी, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। समीर जी, हाँ आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर समीर जी से काउंटर रिएक्शन। कोई भी प्रश्न अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का करता वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हित में कर सकता है, लेकिन अगर एक राजनीतिक विशेषज्ञ कोई प्रश्न खड़ा करे, चाहे वो विपक्ष के प्रति हो या सरकार के प्रति हो, ठीक है, उसके ऊपर किसी तरह का प्रश्न खड़ा करना स्वाभाविक नहीं है। वो कॉमन प्रश्न है, वो प्रश्न है जो विपक्ष लगा। आप फिर कह रहे बोलो मत, आप ही बोल रहे हैं बीच में, थोड़ी है, आप खुद ही बोल रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि मत बोलिए, आप स्टूडियो से बाहर देखिए, आप सरकार है और अभी आपके हाथ में नया दायित्व सरकार का आया है। 2 टर्म आपने गुजार दिए, तीसरे टर्म के ऊपर आप इवेंट बना के बैठे हुए हैं और मुद्दे जो आ रहे हैं उसको सर झुका के सुनिए, क्योंकि आप पे जनता ने विश्वास खोया है आपका, क्योंकि आपने 400 मांगे थे, नीचे दिया। अब आपका एनडी गठबंधन सरकार चलाएगा, आपका दायित्व है उसको पूरा करना। हम सर उठा के मैनेजमेंट छोड़ दीजिए आप। अगर हमारे कब तक आप राहुल जी को कहेंगे, कब तक आप कांग्रेस को कहेंगे? तो नहीं देंगे। 15वां साल शुरू हो गया आपका, किसी भी सरकार की हमारे साथ तीसरा टर्म शुरू हो गया। ठीक है, अब एक बार समीर जी का रिएक्शन आ जाए और सागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, देखिए, मुझे प्रधानमंत्री मोदी का जो 10 साल का कार्यकाल था उसके आधार पर जनता ने मतदान किया। ये बात सही कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई और जहां लगता है जनता को कि प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गलत किया होगा अपने काम में, जनता ने उनको सीटें वो हरवाई। उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से हुआ कि कांग्रेस के उद्धव ठाकरे के बराबर सीटें आ गई है, कांग्रेस की सीटें ज्यादा आई है, लेकिन फिर भी सर उसके बावजूद मंत्रियों की संख्या कम नहीं होती है। ये क्या बताता है? ये कोई फॉरवर्ड प्लानिंग बता रहा है? ये क्या बता रहा है? नहीं, देखिए, ये ठीक है कि यूपी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर हमने कल मंत्रिमंडल में वो स्पेस देखा यूपी के लिए, वो क्या कहता है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के पास 15% जो लोकसभा के सदस्य है उसका मंत्रिमंडल बना सकते हैं। इस हिसाब से 81 मंत्री बन सकते हैं प्रधानमंत्री को मिला के। आज 71-72 अगर प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल बनाया तो अभी भी स्पेस बना हुआ है। बड़ा मंत्रिमंडल बना, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का अगर 2014 का मंत्रिमंडल देखेंगे तो वो छोटा था, 52 या 55 उसके अंदर मंत्री थे। दूसरा मंत्रिमंडल देखेंगे 2019 का, वो भी छोटा था। ये जरूर बड़ा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का, और मुझे लगता है कि ये इस बार विपक्ष एनडीए की गठबंधन की सरकार रही, 11 मंत्री दूसरे विभाग से लिए। और दूसरा कारण यह भी है कि प्रधानमंत्री चाहते होंगे कि इस बार ज्यादा लोगों को एकोमोडेट किया जाए, एक व्यक्ति के पास 2 या 3 विभाग नहीं रहे। मुझे लग रहा है मंत्रिमंडल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, विभाग होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उससे बहुत साफ हो जाएगा किस तरीके से विभाग बांटे गए। प्रधानमंत्री मोदी अब तीसरी बार सत्ता में आ गए हैं, 5 साल सरकार चलेगी। एनडीए की सरकार है, 2014 में भी एनडीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। उसके बाद भी एनडीए के लोग सहयोगी दल उसमें शामिल थे, 2019 से भी शामिल थे, 2024 से भी शामिल है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, 240 सीटें मिली है। इस कारण नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का एक बड़ा स्टेक पार्टी के अंदर रहेगा। भले ही उन्हें मंत्रिमंडल में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री दिया गया है, बहुत बड़ा स्पेस दिया नहीं गया, लेकिन यह सही है कि अब उनकी भागीदारी सरकार के अंदर एक निश्चित रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से काम करते हैं, वह किसी दबाव में काम नहीं करेंगे।